स्वागत है टीएमसी नॉलेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और ये राज्य व्यवस्था का यानी कि पॉलिटी का ये चौथा प्रैक्टिस सेट होगा बीपीएससी तैयारी 4 के लिए। इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट जो है कि पॉलिटी के हो चुके हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टीएमसी नॉलेज के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके और इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इसके प्रश्नों को। काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी अच्छे इसमें प्रश्नों का एक कलेक्शन है इस सेट में। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। पहला प्रश्न है कि इसका क्रम संख्या जो है 1 से 11 है। इसके बाद यहाँ से 1 से 11 से 150 तक के इसका क्रम संख्या होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उन्मूलन अस्पृश्यता प्रावधान का उल्लेख किया गया है? यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है? तो ये काफ़ी चर्चित प्रश्न है, हमेशा एग्जाम्स में लिखे जाते हैं। यानी कि अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया है, यानी कि छुआछूत की भावना को उसको खत्म किया गया है। तो ये अनुच्छेद 17 में है। और अस्पृश्यता निवारण अधिनियम जो बना था 1955 के अंतर्गत छुआछूत को एक दंडनीय अपराध भी माना गया है। और इसलिए जो है कि इसमें बता दें कि आप जानते हैं कि संविधान का जो अनुच्छेद 32 है उसे संविधान का हृदय और आत्मा भी कहते हैं। तो इस तरीके से इसके बाद के प्रश्नों को आप देखते हैं। इसमें देखिए जो बाकी के जो प्रश्न है, ऑप्शन है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के तहत जो है कि विधि के समक्ष समता का उल्लेख किया गया है, यानी कि कानून की नज़र में सभी बराबर हैं। और अनुच्छेद 19 जो कहता है कि मूल अधिकार, उसमें जो है कि अनुच्छेद 19 में यानी कि अधिकार जो है कि जो वर्णित अनुच्छेद अधिकार हैं वो मूल अधिकारों का केंद्र बिंदु है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को यानी कि के रूप में जाना जाता है। देश के राष्ट्रपति को उनके पद से जब हटाने की प्रक्रिया होती है तो उसको महाभियोग कहा जाता है। और अनुच्छेद 61 में आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जानने वाली कि भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगाया गया है। तो महाभियोग जो है कि एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है और इस तरीके से इसमें ऑप्शन होगा, यानी कि उसको महाभियोग कहा जाता है जब राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाता है। इसके बाद के जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान में अंगीकार किए गए हैं? यानी कि मौलिक अधिकार जो लिया गया है किस संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है। आप जानते हैं सी का ऑप्शन सही है। ये मौलिक अधिकार का जो जिक्र है तो अनुच्छेद कितना है, यानी कि उसमें आर्टिकल जो हैं 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार हैं। और उसका भाग कितना है तो भाग 3 है। यानी कि संविधान के भाग 3 और आर्टिकल 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। और ये कहाँ से लिया गया है तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसमें और भी जो है कि जैसे ब्रिटेन से विधि का जो विधि यानी कि संसद विधि को लिया गया है। उसके बाद से अलग अलग देशों से अलग अलग बिंदुओं को लिया गया है। इसमें कनाडा जो है कि संघात्मक विशेषता के बारे में कहता है। उसी तरह से अमेरिका से जैसे अभी मौलिक अधिकार को लिया गया है, रूस से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में महाभियोग की प्रक्रिया, फिर वही प्रश्न है कि भारत में महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा किसको हटाने उनको पद से नहीं हटाया जा सकता है? यानी कि महाभियोग के द्वारा किसको नहीं हटाया जा सकता है? इसका सही है कि जवाब है कि प्रधानमंत्री जो हैं, यानी कि भारत में महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा प्रधानमंत्री को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। प्रधानमंत्री अपने पद से तभी हटता है जब वो लोकसभा में वो अपना बहुमत खो देता है। इस स्थिति में प्रधानमंत्री अपने पद से हट जाता है, यानी कि लोकसभा भंग हो जाती है। तो इसमें होगा कि प्रधानमंत्री को नहीं हटाया जा सकता है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है। तो और इसके बाकी जो ऑप्शन है उसको यानी कि इनको हटाया जा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री को नहीं हटाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव का क्या नाम है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं। और ये यानी कि एंटोनियो गुटेरेस जो हैं अभी वर्तमान में महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। और ये कहाँ के हैं तो पुर्तगाल के हैं। ये पुर्तगाल के हैं। और आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूना समझौता इनमें से किस नेता से संबंधित है? पूना का जो समझौता हुआ था, यानी कि पूना समझौता किस नेता से संबंधित है? तो BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था 16 अगस्त और 1932 में, यानी कि 1932 भी याद रख सकते हैं। 1932 में जो है ये पुनः समझौता हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में।
ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो इस तरीके से इसमें इस समझौते में क्या हुआ था, तो देखिए इस समझौते में हुआ ये था कि दलितों को केंद्रीय विधायिका में 11% के स्थान पर 18% और राज्यों की विधायी यानी कि जो विधानमंडल है उसमें 71% जो 71 सीटों के स्थान पर 147 सीट देने का वचन लिया गया था। ये समझौता हुआ था। और अगला प्रश्न है कि सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को क्या कहते हैं। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में जो शक्तियों का साझेदारी होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है यानी कि शक्तियों का पृथक्करण किया गया है, यानी कि सत्ता को सही ढंग से चलाने के लिए शक्तियों का एक तरह से कहें कि पृथक्करण किया गया है। और ये इसको इसलिए सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में जो यानी कि शक्तियों का जो साझेदारी होता है उसे शक्तियों का पृथक्करण कहते हैं। और इसमें यानी कि शक्तियों का विभाजन किया गया है ताकि शासन सही तरीके से चल सके। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये अगला प्रश्न है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये क्या है, एक संवैधानिक निकाय है या फिर इसके विषय में और जो ऑप्शन में दिया हुआ है जिसका स्थापना कब हुआ था या बहुत सदस्यीय निकाय हैं। तो इसमें देखिएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो हैं वो एक तरह से संवैधानिक इकाई हैं और 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे एक संवैधानिक निकाय है, ये इसका ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन इसका ये सही है। और इसका गठन जो हुआ था यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत हुआ था। तो 1993 में नहीं बल्कि 1993 अधिनियम बना था उसके अंतर्गत हुआ था। फिलहाल इसका सही जवाब है कि यह एक संवैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा कह के पुकारा है। तो ये अभी बताया गया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 जो है यानी कि अनुच्छेद 32 को ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार उसमें दिया गया है और जिसको अम्बेडकर ने कहा था कि हमारे संविधान की हृदय है और संविधान की आत्मा है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि इसके बाद के जो प्रश्न देखते हैं कि 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी, और इसका सही जवाब है जिम्बाब्वे इसका आंसर होगा, यानी कि जिम्बाब्वे जो ऐसा देश है जो 1980 में श्वेत अल्पसंख्यक शासन से मुक्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन में संघ अधिक शक्तिशाली होता है, क्यों। संघ तथा राज्यों के बीच का जो विधायी शक्तियों का विभाजन होता है तो उसमें संघ जो है कि ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इसका जो कथन जो है यानी कि क्यों ऐसा होता है, तो इसके पास अधिक संख्या शक्तियाँ होती हैं या इसके पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं, इसके पास अवशेष, यानी कि इसमें से तीनों जो एक से अधिक इसमें जवाब सही हो रहे हैं। इस तरीके से इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब जानते हैं कि जो ये भारत में जो संघीय ढांचा जो लिया गया है वो कनाडा देश के संविधान से लिया गया है, यानी कि कनाडा से लिया गया है संघीय ढांचा। तो इस तरीके से इसमें ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1980 में हुई थी। और इसके साथ साथ इसमें जो है 1980 पहले जनसंघ हुआ करता था, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी बनी तो 1980 में बना था। अगला प्रश्न है कि भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, भाषा, धर्म, जाति या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप जानते हैं कि जो मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो जाति है, क्योंकि भारत में जातिवाद अपने चरम सीमा पर होता है, अभी भी है। और जिसके चलते जो मतदान का जो व्यवहार है यानी कहें कि मतदान का जो स्वरूप है वो बिगड़ जाता है और सही उम्मीदवार का चयन नहीं हो पाता है और जिससे लोकतंत्र अपने रास्ते से भटक रहा है। आप जानते हैं कि भारत जो है हमारा पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो जाति जो है कि मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। नेक्स्ट है कि भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कब तक होता है। तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनका कार्यकाल जो है कि तब तक रहता है जब तक उसे लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त रहता है। अगर ऐसे देखा जाए तो कार्यकाल तो 5 साल का होता है, लेकिन यहाँ पे संख्या में नहीं दे करके इसमें कुछ थ्योरेटिकल चीज़ों को पूछा गया है। तो यानी कि राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ये भी नहीं रहता है, जब तक उसे लोकसभा में के सदस्यों का बहुमत प्राप्त है तब तक जो है कि वो प्रधानमंत्री पद पे बना रहेगा। अगर बीच में अगर लोकसभा सदस्यों के अपने बहुमत को खो देता है तो उसकी सरकार गिर जाती है और उसको राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है। न्यायाधीश एम पुंछी आयोग का संबंध है किससे है। एम पुंछी आयोग जो है कि ये इसका संबंध है केंद्र राज्य संबंधों से हैं और इस आयोग का जो गठन हुआ था 27 अप्रैल 2007 को हुआ था। तो केंद्र राज्य संबंधों से इसका संबंध है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इसके बाद के जो प्रश्न है कि संघीय व्यवस्था में आवश्यक है, क्या आवश्यक है। संघीय व्यवस्था में आवश्यक है कि संघीय व्यवस्था में
यानी कि इसमें से भी दिया गया है कि लिखित संविधान हो, कठोर संविधान होना चाहिए और संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, जो तीनों अपने देश में है। तो इस तरीके से उपयुक्त में से एक सटीक इसके लिए सही जवाब है। इसके बाद का जो प्रश्न है कि भारत में मंत्रिपरिषद में शामिल हैं, मंत्रिपरिषद में कौन इसमें शामिल होते हैं। देखिए, मंत्रिपरिषद में जो है कि शामिल होते हैं कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं। यानी कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री और राज्य मंत्री तीनों ही सही हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। इसके बाद का जो प्रश्न है कि पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या शामिल है, कितने विषय शामिल है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि उसमें से कितने विषयों को शामिल किया गया है। तो इसमें देख सकते हैं कि पंचायती राज में जो 11वीं सूची है उसमें 29 विषय शामिल किए गए हैं। तो इसका ये ऑप्शन ए इसमें सही है। यानी कि 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, 73वां जो संविधान, उसमें तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे पी.वी. नरसिम्हा राव थे और उनके कार्यकाल में ये हुआ था। और उसमें ये 1993 में हुआ था 24 अप्रैल को। यही कारण है कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। तो उसमें ये 29 विषय को दिया गया था और इसके अंतर्गत जो है कि 29 विषय रखे गए थे। तो इस तरीके से, और जबकि नगरपालिका से संबंधित जो है कि ये पंचायतों का है और ये नगरपालिकाओं में जो है कि 18 विषय हैं। तो इस तरीके से नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि भारत में वर्तमान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये है यानी कि न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जो हैं वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि इसके बाद के प्रश्नों को देख सकते हैं कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत क्या है, यानी कि मौलिक अधिकार के रूप में गारंटीड हैं या राजकीय जो नीति निर्देशक तत्व है उनके सिद्धांतों में है। तो निःशुल्क शिक्षा का जो अधिकार है यानी कि वो राजकीय जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसके सिद्धांतों में ही प्रतिष्ठित किया गया है। यानी कि ये कहा गया है कि भारत का जो 86वां जो संशोधन हुआ था 2001-2 में, उसमें 21 का एक जोड़ा गया अनुच्छेद और उसमें ये कहा गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना आवश्यक है, क्योंकि एक लोक कल्याणकारी राज्य के लिए ये ज़रूरी है। नेक्स्ट है कि कारखानों अथवा खानों में कोई भी व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष इसके में होना चाहिए। यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हम कारखानों में या किसी भी जोखिम भरे कार्यों पे नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए कम से कम बालकों को 14 वर्ष की उम्र प्राप्त होनी चाहिए। 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को हम नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कि यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना पद त्याग करना चाहें तो वे अपना त्यागपत्र किससे प्रस्तुत करेंगे। इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं काफ़ी कंफ्यूज भी करते हैं और अगर आप सही नहीं जानते हो तो गलत भी कर सकते हैं, कौन किसको अपना त्यागपत्र देता है। तो इसमें लोकसभा के अध्यक्ष की बात हो रही है कि अगर अपने कार्यकाल समाप्त होने से पहले अगर त्यागपत्र देना चाहें तो किसे दे सकते हैं। तो वैसी स्थिति में लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र जो है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। तो इस तरीके से यानी कि उपाध्यक्ष को वो अपना त्यागपत्र दे सकता है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष कितनी अवधि के लिए चुना जाता है। महासभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो चुने जाते हैं 1 वर्ष के लिए और महासभा में 193 सदस्य हैं। आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य हैं और जितने जो सदस्य देश होते हैं वो सभी महासभा के भी सदस्य होते हैं। इस तरीके से 1 वर्ष के लिए उनके अध्यक्ष को चुना जाता है। अगला प्रश्न है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों तो कौन सा अधिकारी राष्ट्रपति के स्थानापन्न के रूप में काम करता है। जब राष्ट्रपति भी नहीं हो और उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो अगर उनका पद दोनों का खाली हो तो उस स्थिति में कौन ऐसा अधिकारी है जो उन दोनों का कार्य करता है। तो इसका सही जवाब है कि इसमें जो उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो इस स्थिति में यानी कि जो उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होगा वो उनके कार्यों को देखता है। यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वित्तीय आपात की स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है। जो भी आपात स्थिति है वित्तीय आपात के दौरान विधानमंडल द्वारा जो भी विधेयक अगर पास हुए हैं तो उसको किसके अंतर्गत रखा जाएगा, किसके अधीन रखा जाएगा। और सही जवाब इसका है कि इसमें जो है कि राष्ट्रपति के अधीन जो है राष्ट्रपति के विचारार्थ उसको आरक्षित रखा जाता है। इसके बाद के जो प्रश्न है कि मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस देश की देन है। मंत्रिमंडल पद्धति जो है और सामूहिक जिम्मेदारी जो होती है किस देश के संविधान से लिया गया है और इसका सही जवाब है कि वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक व्यक्ति
अब इसके विषय में कुछ ऑप्शन है कि एक व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है, 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है, या फिर 3 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो इसका सही जवाब है कि एक व्यक्ति जो है कि 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता। आपने सुना होगा बहुत से लोग हैं कि जो 2-2 जगहों से चुनाव लड़ते हैं। इस तरीके से 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से वो ज़्यादा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है। अनुच्छेद 32 के तहत ये भी है कि रीट जारी करने का जो अधिकार होता है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जो है वो किस स्थिति में जारी किया जाता है। और इसका सही जवाब है कि पुलिस नज़रबंदी से सुरक्षा के लिए ये रीट जारी किया जाता है। यानी कि इस तरीके से इसमें ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, यानी कि दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी से बचने के लिए। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक विश्वास और उसके अनुरूप आचरण करने के लिए तथा अपने विचारों को दूसरों के समक्ष रखने में स्वतंत्र हैं। और यहाँ पे ये ऑप्शन इसमें क्या होगा, आप देख सकते हैं 25 इसका सही जवाब है। अनुच्छेद 25 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक विश्वास और उसके अनुरूप आचरण करने के लिए तथा उससे अपने विचारों को दूसरे के समक्ष रखने में स्वतंत्र होता है। तो अब ऑप्शन इसका ये ए सही है, यानी कि अनुच्छेद 25 से 28 तक जो है कि 25 से लेकर के और 28 तक जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। यहाँ इसके बाद के जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है। गो हत्या पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में लगाया गया है, और इसका ऑप्शन होगा यानी कि अनुच्छेद 48 इसका सही जवाब होगा। अनुच्छेद 48 में लिखा गया है कि राज्य सरकार दुधारू एवं भारवाहक पशुओं की हत्या पर रोक लगाएगा और उनके विकास और संवर्धन के लिए कार्य भी करेगा। इसके बाद के जो प्रश्न है कि किसको कायम करके शांति को सर्वोत्तम रूप में पाया जा सकता है, ये अगला प्रश्न है। और इसमें सही जवाब है कि देखिए स्वतंत्रता को, समानता को और न्याय को, ये तीनों ही जो फैक्टर हैं वो शांति के सर्वोत्तम कारक हैं, और इनको कायम करके हम शांति को सर्वोत्तम रूप में पा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, यह कथन किसका है। जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, ये किस जो है कि महान दार्शनिक या महान योद्धा का ये शासक कथन है। आप देख सकते हैं इसका 142वां प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब है कि इटली के ये फासीवाद दल का एक नेता थे, यानी कि मुसोलिनी का नाम आपने सुना होगा, और उनका ही विचार था कि जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा। इस तरीके से मुसोलिनी इसका सही जवाब होगा। इसके बाद के जो प्रश्न देखिए, संविधान के कुछ अनुच्छेद और उनके अनुसार सूचियाँ दी गई हैं और उसको मिलान करना है। अनुच्छेद 124 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का गठन और उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित हैं, यानी कि ऑप्शन इसमें 2 से मिलेगा। और बी जो है यानी कि अनुच्छेद 52 जो है ये भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसके लिए कि भारत के राष्ट्रपति पद का इसमें जिक्र किया गया है। और अनुच्छेद 5 में नागरिकता का जिक्र किया गया है, और अनुच्छेद 352 जो है वो राष्ट्रपति शासन है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल है अनुच्छेद 352, 356 में वो राष्ट्रपति शासन होता है। तो इस तरीके से आप कुछ देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें ऑप्शन ए सही होगा, पहला ही ऑप्शन इसमें सही है। इसके बाद के जो प्रश्न है कि विधान परिषद के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। विधान परिषद के चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष की उम्र चाहिए। इसमें देख सकते हैं जैसे कि विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, विधानसभा के लिए 25 वर्ष, और इसी तरह से राज्यसभा के लिए भी 30 वर्ष चाहिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष चाहिए, विधानसभा के लिए 25 वर्ष चाहिए, और इसी तरह से राज्यपाल के लिए 35 वर्ष की उम्र निर्धारित की गई है, जबकि पंचायतों का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। इसके बाद के प्रश्न है कि किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति बीटी आपातकाल को घोषित कर सकते हैं, यानी कि बीटी आपातकाल जो है कि किस स्थिति में, यानी कि कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। अनुच्छेद 360 के तहत जो है कि भारत में बीटी आपात लग सकता है। भारत में 3 प्रकार के आपातकाल है। अनुच्छेद 352 में है जो राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि इमरजेंसी है, 356 जो है कि राष्ट्रपति शासन है, और 360 बीटी आपातकाल है, और तीनों ही राष्ट्रपति लगा सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि देखिए पहले ही कुछ जो है कि खाली आसान है कि तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। ये रीट से संबंधित है, और इसका सही जवाब है कि परमादेश इसका सही जवाब होगा, यानी कि परमादेश जो है कि तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को ये लग जाता है कि कोई अधिकारी जो है कि सार्वजनिक यानी कि अपने दायित्वों का पालन नहीं करता है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे फिर सूचियाँ दी गई हैं, और इसमें एक तरफ कुछ दार्शनिकों के नाम है और एक तरह से उनके सिद्धांत हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 147वां प्रश्न है इसमें
कह रहा है कि इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें देखिएगा जो प्लेटो हैं यानी कि यूनान के दार्शनिक थे और उन्होंने दार्शनिक यानी कि राजा की कल्पना की थी। तो ये प्लेटो का इसमें मिलान जो है कि दार्शनिक राजा से होना चाहिए, जबकि इसमें ये सही रालस जो हैं ये का विचार था कि राजा निष्पक्ष एवं न्यायप्रिय हो। तो इसमें ऑप्शन इसका बी सही हो, यानी कि इसमें मिलान करना है। पहला का 3 हो जाएगा और इसमें ये चौथा होगा बी का। इसके बाद के जो प्रश्न है कि बैंथम जो है कि उनका विचार था कि राजा जनता की आवश्यकता एवं संसाधन उपयोगिता के आधार पर विभाजित करें। तो ये उपयोगिता के आधार पर है और मार्क्स जो हैं वो अतिरिक्त मूल्य के संबंध में बोले हैं। इस तरीके से इसमें ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि सूची 1 का 2 से मिलान करना है और इसमें करना है कि वित्त आयोग जो हैं किस यानी कि वित्त आयोग जो है किस अनुच्छेद के तहत हैं। राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल की जो स्थिति होती है अनुच्छेद 360 के तहत होती हैं। राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवा के सृजन की जो पहल जो करनी है वो होता है, यानी कि इसमें आप देख सकते हैं इसमें जो वित्त आयोग जो बनता है यानी कि वहाँ पे ये मिलान नहीं करना है, सही उत्तर की पहचान करनी है कि सही मैचिंग किया गया है कि नहीं। तो वित्त आयोग का जो गठन है वो अनुच्छेद 280 के तहत होता है, जबकि यहाँ पे 360 दिया गया है, ये गलत है। तो इस तरीके से यहाँ पे वित्तीय आपातकाल की स्थिति अच्छा यहाँ पे कूट जो है कि यहाँ पे दिया गया है, मिलान ही करना है। अच्छा यहाँ पे देखिए अब ऑप्शन सही दिख रहा है, पहले नहीं देखिए वित्त आयोग जो है कि ये अनुच्छेद 280 के तहत हैं। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 से हैं और राज्यसभा का जो इसमें जो यानी कि राज्यसभा का जो गठन यानी कि जो सी होगा इसका 2 से मिलेगा, यानी कि और अनुच्छेद 312 और इसके बाकी जो बच रहा है वो 3 से मिलेगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इसके बाद के जो प्रश्न है कि भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था। अराजनीतिक यानी कि जो गैर राजनीतिक व्यक्ति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो राजनीति में नहीं थे फिर भी भारत के राष्ट्रपति बने। और इसका आखिरी प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद इसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को और इसको जो है कि एक गैर संवैधानिक संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई है, जिसका अध्यक्ष और सचिव नीति आयोग के अध्यक्ष और सचिव होते हैं। इस तरीके से इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि 6 अगस्त 1952। तो इस तरीके से ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का यानी कि पॉलिटी का ये चौथा प्रैक्टिस सेट था। ये BPSC तैयारी 4 के लिए और स्टेट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिएगा।